हेलो मेरी पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी वन लाइनर की सीरीज़ में मैं अगला पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों कि इस बार नेक्स्ट पार्ट लाने में थोड़ा सा देर हो गई मुझे, क्योंकि थोड़ा मौसम बदलने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खांसी जुकाम मुझे हो गया था, जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी समस्या आ रही थी। अब मैं थोड़ा सा बेटर हूँ, थोड़ा बोल पा रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले काम मैंने आपके लिए ये अगला वन लाइनर वीडियो बनाने का ही किया है। आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हो रही दोस्तों, अभी थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, बस आप लोग को समझ में आ जाए मेरी आवाज़। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला वन लाइनर देखते हैं। नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों स्वेच्छा। अगला वन लाइनर है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्य तथा एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उनकी महानतम देन है। यह कथन किसका है। ठीक है, कथन कह रहा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्य और एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उनकी सबसे महत्वपूर्ण या महानतम देन है। किसने कहा है, तो यह कथन है कोकर महोदय का। अगला वन लाइनर है, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा है व्यक्तिवाद। यह किसका कथन है, तो यह कथन है दोस्तों मैकबर्न का यह कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कथन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक है मैकियावेली। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप इसे। अगला देखते हैं, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसने कहा है, हॉब्स ने कहा है। एक कोटेशन है दोस्तों। अगला देखिएगा वन लाइनर, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों ने जन्म दिया है उसमें पूछा है, बताया है, उसमें कदाचित महानतम है। कौन है, तो हॉब्स है। और ये कथन दोस्तों किसका है, तो ये जो कथन है ना दोस्तों, वो है सेबाइन का। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती है। ये भी पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, और ये भी पूछा जाता है कि किसके विषय में कहा गया है, तो हॉब्स के विषय में ये कहा गया है। अगला देखते हैं, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। यह कथन किसका है, हेनरी बेन का कथन है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये है कथन है बेंथम का। दोस्तों, जितने भी कथन मैं करा रही हूँ ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके आने की पेपर में संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला कथन देखते हैं, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक जन आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह किसका कथन है, तो यह कथन है लास्की का। अगला देखते हैं, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति क्या है, शक्ति एक दाई है। किसने कहा है, मार्क्स ने कहा है। अगला कथन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थ था। जो कुछ उसे उपलब्ध है वो इसलिए उपलब्ध है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। किसने कहा है, हीगल ने। आप सभी जानते हैं, दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, आदर्शवादी वैज्ञानिक हैं हीगल। ठीक है, उन्होंने ये बात कही है, आदर्शवादी राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार एवं डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी का मतलब क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो विवाद हुआ था, उसका सबसे पहला केस कौन सा था, या सबसे पहला वाद कौन सा था, तो वो था चंपाकम दोराइजन बना मद्रास राज्य। ठीक है, दोनों में पहली बार इस केस में जो विवाद था वो हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मतदाता का एक से अधिक मत दे सकते हैं। ठीक है, जो मतदाता हैं वो एक से अधिक मत दे सकते हैं। किस प्रणाली में? तो संचयी मत प्रणाली में मतदाता जो है वो एक से अधिक मत दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि अगर 5 कैंडिडेट खड़े हैं किसी सीट के लिए तो मतदाता को 5 वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन समिति किसको देती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। भारतीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सेवानिवृत्त जज होते हैं और इसकी शक्तियाँ कैसी होती हैं? सिफारिशी शक्तियाँ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शक्तियाँ कैसी होती हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो सिफारिशी प्रकृति की होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला कथन है, ईश्वर जिसने जीवन दिया स्वतंत्रता भी दी। ये किसका कथन है? जेफरसन का कथन है। ठीक है, अगला है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। सी मतलब यहाँ पे सिद्धांत है, तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत किसने दिया है? ऑस्टिन ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ प्रशिक्षण संस्थान देख रहे हैं कि कौन सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। तो आईएएस का कहाँ पे है? मसूरी, जिसको राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहा जाता है। आईपीएस के लिए कहाँ पे है? केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में। इंडियन रेलवेज के लिए प्रशिक्षण स्टाफ कॉलेज वडोदरा। ठीक है, और आयकर के लिए नागपुर। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये कई बार मैच करने के लिए या एक क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है या चारों को भी मैच करने के लिए दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला, मार्क्स की पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें क्या कहा गया है? राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। दोस्तों आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको ये कोटेशन दे देगा या एक लाइन दे देगा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। ठीक है, ये मार्क्स ने किस पुस्तक में कहा है या फिर ये कथन किसका है? तो आप याद रखिएगा ये मार्क्स का है और ये उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो गवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे? ठीक है, आपको बताना है। तो वीवी गिरी हैं जो 16 अगस्त 1969 को पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि गवाही देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। एससी का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे यह है सुप्रीम। क्या होता है ना दोस्तों, जब जल्दी जल्दी में बहुत सारा लिखना होता है तो इस तरीके की कुछ शॉर्ट अगर आप चीज़ें बना लीजिए तो आपको नोट्स बनाना आसान रहता है। ये चीज़ आप अपने नोट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। यह कथन किसका है? यह कथन है मुसोलिनी का। अगला वन लाइनर है, यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र की सूचना जारी करे और उसी समय लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा? तो यथा समय संसद का संयुक्त सत्र जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, जो टाइम जिस समय कहा गया था उसी समय बुलाया जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी के जो 2024 वाला पेपर हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है 200 आर्टिकल 252 में किया गया है। ठीक है, मैं भी वो पेपर देख रही थी तो मैंने वहाँ ये सवाल देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वन लाइनर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे राष्ट्रपति दिए हुए हैं। ठीक है, और बताया गया है कि इनकी क्या शक्तियों का प्रयोग इन्होंने किस राष्ट्रपति ने किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निषेधाधिकार की धमकी दी थी पर यूज़ नहीं किया, पर सिर्फ धमकी दी थी। अब्दुल कलाम ने निषेधाधिकार को यूज़ किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी निषेधाधिकार यूज़ किया है और बीडी जत्ती ने मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहा था कि भाई आप विधेयक दिया था उन्होंने, वापस करे थे कि इसे एक बार क्या करिए, सलाह पुनर्विचार कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कौटिल्य के निष्ठार्थ, इसका क्या मतलब है और परमितार्थ का क्या मतलब है, शासनाहार का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो कौटिल्य ने ये 3 शब्द बताए हैं इनका क्या अर्थ है? तो निशिष्टार्थ का मतलब है राजा की अनुमति के बिना ही समझौता कर लेना। परिमितार्थ का मतलब है राजा की अनुमति से समझौता करना। और शासनाहार का मतलब है केवल संदेश देने का कार्य करना। ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला वन लाइनर है, प्रजातंत्र को शासन का विकृत रूप माना है। किसने माना है? अरस्तु ने। ठीक है, अगला है, उपयोगितावाद को सूकर दर्शन किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है दोस्तों, ये कहा है कार्लाइल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वन लाइनर। देखिए यहाँ पे कुछ जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, और उनके विषय में बताया गया है, और इनको आप, ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, जोड़ने के लिए भी आ सकता है, कूट मिलाने के लिए भी आ सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नॉर्बर्ट विनर संचार का सैद्धांतिक स्तर बताया इन्होंने। कार्ल डायश ने संचार प्रादर्श और निर्णय व्यवस्था के बारे में बताया है। रॉबर्ट सी नॉर्थ ने संचार सिद्धांत की विश्लेषणात्मक संभावना के विषय में बताया है। और डेनियल लर्नर ने आधुनिकीकरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो 1952 से अब तक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन लाइन है। तो नेहरू युग में जो कांग्रेस थी, उसका जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 जोड़ी बैल। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने किसी पेपर में ये क्वेश्चन देखा है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या जो कांग्रेस था उसका चुनाव चिन्ह था। पेपर याद नहीं आ रहा है कौन सा है, पर हाल ही मैंने किसी में देखा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेहरू के युग में 2 जोड़ी बैल था, और 1969 में जब विभाजन हो गया तो 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे गाय बछड़ा जो था वो इसका चुनाव चिन्ह था। उसके बाद जब 1978 में विभाजन हुआ, उसके बाद पंजा बना। ठीक है, हाथ का पंजा, और कौन से हाथ का पंजा? दाएं हाथ का पंजा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किस हाथ का पंजा है भाई, तो दाएं हाथ का पंजा है। ठीक है, हमारे साथ ही नहीं, जो हमारे साथ नहीं हमारे विरुद्ध है, जो विरुद्ध नहीं साथ है। ठीक है, ये किसकी विदेश नीति है? सोवियत संघ का। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप मुझे कह सकते हैं कि मैम ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो किस हाथ का पंजा है। लेकिन दोस्तों, आजकल जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है ना, कि आयोग कुछ भी पूछ लेता है, मतलब कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोच के चलना है, आयोग को बिल्कुल भी दोस्तों अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये तो आयोग नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप, आयोग बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है कि स्मार्ट हो गया है, कहें स्मार्ट तो खैर पहले से ही था, लेकिन अब वो बहुत डीप डीप क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा और ज़्यादा स्मार्ट बन के चलना है, हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाना है, फिर कहना है आयोग ठीक है आप कहीं से भी पूछो हम सब बता ले जाएंगे। ठीक है, हमें ऐसी वाली पढ़ाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, टाइटस लिविसियस। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो मैकियावेली से संबंधित है। अगला है, COP20 का आयोजन 2014 में कहाँ किया गया था? पेरू में किया गया था। अभी दोस्तों ये तो पुराना हो गया, हाल ही में कॉप जो है वो 29वां किया गया है। ठीक है, COP 29 हुआ है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि COP 29 कहाँ हुआ है। दोस्तों आप लोग ना वीडियो देखते हैं, पर आप कभी भी सवाल का जवाब, बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं, तो बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो भले गूगल करके दीजिए, इससे आपको एक सवाल जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, कॉप जो 28 है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था दुबई में। ठीक है, दुबई में। और जो COP 27 था वो कहाँ हुआ था? COP 27 हुआ था शर्म अल शेख। ठीक है, शर्म अल शेख, ये कहाँ है? मिस्र में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। COP 29 आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको चर्चा भी कर लेंगे कि कहाँ हुआ था, लेकिन तो उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं, नाम गठबंधनों से पृथक रहने की नीति, स्वाजन बर्जर। ठीक है, ये किसका कथन है? स्वाजन बर्जर का। अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, किस रूप में मनाया जाने लगा है? सुशासन दिवस के रूप में। वेदांत समाज 1894 में, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला देखते हैं, गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले के राजनीतिक गुरु थे रानडे। और गोखले किसके गुरु थे?
ये बताइए। तो गोखले जो थे वो गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? गोखले को। और गोखले किसको मानते थे? रानाडी को। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। आंतरिक आपातकाल को अनुशासन का पर्व किसने कहा था? तो आचार्य विनोबा भावे ने इसे आंतरिक आपातकाल को अनुशासन का पर्व जो है कहा था। अगला वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। जर्गन हैबरमास। जर्गन हैबरमास कौन है? तो ये एक नव मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। अगला है पॉलिटिकल साइंस में टेलियोलॉजिक दृष्टिकोण के अग्रणी विचारक कौन है? तो ये है अरस्तु। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। अगला है रॉबर्ट नॉजी के कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है स्वाधीनता के समर्थक सिद्धांत के रूप में। ठीक है, रॉबर्ट नॉजी की बुक कौन सी है? अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत जो है वो दिया है। और ये अल्पतम राज्य का सिद्धांत ये देते हैं। ठीक है, मिनिमल स्टेट की थ्योरी इन्होंने दी है रॉबर्ट नॉजिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सबसे सफल अभियान किया था। कौन सा? सती प्रथा का अभियान, जो 1829 में धारा 17 के तहत क्या किया गया था? सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कौन से गवर्नर जनरल के समय, ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये बंद की गई थी, लेकिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला वर्णन देखते हैं। वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना किसने की है? तो ये की है माइकल सैंडल ने। ठीक है, अगला वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। अधिकार राजनीतिक तुरुप की तरह मौजूद होते हैं, किसने कहा है? रोनाल्ड डार्किन ने कहा है। ठीक है, रॉबर्ट डहल किससे जुड़े हैं? बहुशासन राजनीतिक अवधारणा से जुड़े हैं। एजेंडा फॉर पीस शीत युद्ध के पश्चात किससे संबंधित है? बुरसत घाली से संबंधित है। यह यूएनओ के क्या है? महासचिव है। वैश्वीकरण के पृथ्वी का रूपांतरण वैश्विक गांव में हो गया, यह कथन किसका है? वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण वैश्विक गांव में हो गया, ये कथन है मार्शन मैक्लूहान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1963 में। ठीक है, एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह व्यवस्था की गई 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। आर्टिकल 253 में क्या बताया गया है? संसद अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए भारत या किसी राज्य के संबंध में कानून बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी किससे संबंधित है? पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनसे संबंधित है। पीवी नरसिम्हा राव का जो नाम है वो आर्थिक सुधारों से भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं के समय 1991 में आर्थिक नीतियाँ जो थी वो लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं है, वरन वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है, किसका कथन है? हमजा अलावी का। आज के वीडियो के लिए इतने ही वन लाइनर दोस्तों, क्योंकि मेरा गला अब साथ नहीं दे रहा है। 2-3 दिन से मैं इसलिए वीडियो नहीं ला पा रही थी। आज जैसे ही थोड़ी सी बोलने की हालत हुई है, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं वीडियो ही वो करती हूँ, क्योंकि वीडियो ही बनाती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो आपके लोग की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है आपको, और जल्दी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी। आई होप तब तक मेरा गला और मेरा कोल्ड तब तक काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, तो मुझे इतनी समस्या नहीं होगी बोलने में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज तो बहुत ही मुश्किल से बनाया है मैंने। तो
लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।